जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट और आज के लेक्चर में हम इन दोनों फिनोमेना की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की हम टर्म यूज करते हैं इसका क्या मतलब है। ग्रीन हाउस गैसेस किस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। देखिए मेरा बच्चा, आपकी किताब में ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक पहले मेंशन्ड है और ग्रीन हाउस गैसेस का जो टॉपिक है वो बाद में मेंशन्ड है। लेकिन हम आज ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला टॉपिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ेंगे। बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट के पढ़ने से पहले ग्लोबल वार्मिंग के पढ़ने की कोई सेंस नहीं बनती। मैं कोशिश करूंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले टॉपिक में आपको जरा समझाने की कोशिश करूं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, और उसके बाद फिर हम चलेंगे ग्लोबल वार्मिंग पे जो बुनियादी तौर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का, इस टर्म का मतलब क्या है। तो आपकी बुक वाला कहता है जी ये एक ऐसा फिनोमेना है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर्टेन गैसेस, कुछ गैसेस क्या करती हैं। देखिए भाई, आपके अराउंड एटमॉस्फेयर है ना और उसके अंदर मुख्तलिफ गैसें भी मौजूद हैं, डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके दौरान एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों में से कुछ गैसें ट्रैप हीट इन एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को मेरा बेटा कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए एक्चुअली होता पता है क्या, कि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें ऐसी मौजूद हैं जिनके अंदर ये कैरेक्टर है, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो हीट को ट्रैप कर सकती हैं। अब हीट को ट्रैप करने का मतलब ये है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द हीट। अच्छा, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करती है ना तो हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वन लाइनर डेफिनेशन तो ये बनेगी, बट हमें इसके रूट कॉज की तरफ पहुंचना है कि बुनियादी तौर पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बिल्कुल एक ग्रीन हाउस के तर्ज पे काम करता है। यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की टर्म है, दिस इज बेसिकली अ ग्रीन हाउस, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू ग्रीन हाउस। आई होप आप में से कुछ लोगों ने ग्रीन हाउस बनाया भी होगा अपने घरों में, और अगर नहीं बनाया तो एटलीस्ट आप लोगों ने देखा जरूर होगा। पहले जरा ग्रीन हाउस की बात कर लेते हैं, वो क्या होता है और उसमें क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस बेसिकली एक शीशे का घर होता है या शीशे की एक कवरिंग होती है ग्लास की, जिसके अंदर जो है ना हम पौधे वगैरह उगाते हैं। अच्छा, अब उसका फायदा ये होता है उस ग्लास की कवरिंग का, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर की छत पे कुछ पौधे उगाना चाहता हूं और उनके अराउंड में ग्रीन हाउस लगा दूंगा, शीशे का एक घर सा बना दूंगा उन पौधों के इर्द गिर्द। तो उसका फायदा ये होगा कि भाई उस ग्रीन हाउस के अंदर तो लाइट आ सकती है, जो सनलाइट है ना वो उस शीशे में से पास करके, उस ग्लास में से पास करके उस ग्रीन हाउस के अंदर तो आ जाएगी, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकेगी। अब एक्चुअली होता यह है कि जब लाइट आती है ना बेटा ग्रीन हाउस के अंदर, तो वो उसकी जो रेज होती हैं वो छोटी वेवलेंथ की होती हैं। आपने एक बात याद रखनी है, जमीन पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं ना, जब लाइट उन पे पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, दे हैव हाई वेवलेंथ, इनकी जो वेवलेंथ है ना वो काफी ज्यादा होती है। अच्छा, अपनी वेवलेंथ के ज्यादा होने की वजह से ये उस ग्लास को पार नहीं कर पाती, इनमें एबिलिटी नहीं होती उस ग्लास को पार करके उस ग्रीन हाउस से बाहर चले जाए। इवेंचुअली होता यह है कि उस ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बिकॉज हीट आ तो रही होती है उस ग्रीन हाउस में लेकिन हीट बाहर नहीं निकल रही होती, तो उस ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम आमतौर पे ग्रीन हाउस सर्दियों में मुख्तलिफ फसलों को उगाने के लिए यूज करते हैं ताकि उनको एक मुनासिब टेम्परेचर मिल सके और उनकी जो सीड्स हैं और जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके। दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है बेटा दुनिया पे, जमीन पे, अर्थ पे। ये है जी आपकी जमीन। नाउ इमेजिन वेरी केयरफुली व्हाट हैपेंस। ये जमीन है और जमीन के ऊपर ये वाला एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में कुछ खास, कुछ सर्टेन गैसेस मौजूद होती हैं बेटा, जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अब सवाल ये है कि उन ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस शामिल है, किस किस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं। लें जी भाई, आपकी बहुत ही आपकी अपनी गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप लोग रोज रोज रिलीज करते हैं हर एक सांस के साथ,
ये एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जिसको हम CH4 कहते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी, ये जो गैसेस हैं ये मेरा बेटा ग्रीन हाउस गैसेस है। अब होता ये है कि ये आपकी जमीन है, ये सूरज बाबा हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और अपनी सनलाइट को जमीन की तरफ भेजी जा रहे हैं ऐसे इन द फॉर्म ऑफ रेज। अब होता ये है कि सनलाइट जमीन पे पड़ी, ठीक है जी, जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी उसने इसको रिफ्लेक्ट करना है बैक, तो वो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो वो करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब जमीन के गिर्द एटमॉस्फेयर में बेटा ये गैसेस मौजूद होती हैं और ये एक कवर सा बना लेती हैं यहां पर इस तरह का। इन गैसेस ने जमीन के इर्द गिर्द एक कवर सा बनाया हुआ है, एक लेयर सी बनाई हुई है लाइक दिस। ये जो लेयर है गैसेस की, इन ग्रीन हाउस गैसेस की, ये उस हीट एनर्जी को यहां से बाहर नहीं निकलने देती। देखिए अगर तो जो हीट आई थी ना सूरज की वो बाहर निकल जाए तो टेम्परेचर बड़ा नॉर्मल रहे ना अर्थ का। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि ये जो लाइट है जो आ गई और जो हीट रेज वापस जा रही थी, ये गैसों का की जो लेयर है ये उसको वापस नहीं जाने देगी और वो जो लाइट है वो इधर ही जमीन के पैरामीटर के अंदर ही, एटमॉस्फेयर के पैरामीटर के अंदर ही घूमती रहेगी। लाइट एनर्जी यहाँ पे ही मौजूद रहेगी जिसकी वजह से एक ओवरऑल टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है। अच्छा, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि भाई कुछ गैसेस हैं जो जमीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं और उन गैसेस की एबिलिटी ये है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट होती है उनको जाने नहीं देती। इस पूरी सूरत हाल को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये गैसें तो सदियों से मौजूद हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का स्यापा अभी ही क्यों पड़ा है, ऐसा क्या हुआ है कि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं या इसको हम इन अ नेगेटिव वे पढ़ रहे हैं? बिकॉज अभी हम इंपैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन द नेचर की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए हुआ ये है पिछले 200-300 सालों में कि इन ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बढ़ी है। ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बढ़ने की वजह से जो ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी बढ़ा है और वो इंसान के लिए या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह है। अब हमें कुछ फिगर्स का पता होना चाहिए कि पिछले 200 सालों में कौन सी गैस कितनी बढ़ी है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, तो पिछले 200 सालों में मेरा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एटमॉस्फेयर में 30% बढ़ी है। जो मीथेन है उसकी एटमॉस्फेयर में जो मिकदार है वो डबल हो चुकी हुई है 200 साल पहले की निस्बत। एंड लास्टली जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 8% बढ़ चुकी है, यानी इसकी जो ओवरऑल कंसंट्रेशन थी एटमॉस्फेयर में वो 8% इंक्रीज हो चुकी है। तो अब बिकॉज ये ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन मिकदार इंक्रीज हो रही है उसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ और यहां पर आपको एक्चुअल समझ आएगी कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हम क्यों कर रहे हैं, इसका बेसिकली नुकसान क्या है। देखिए जी, अगला हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए बेटा, जहां पर भी ग्लोबल आएगा आपने समझ जाना है दुनिया की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, ठीक है जी। एंड वार्मिंग, आई होप आप इतने लिटरेट हैं कि वार्मिंग के वर्ड को अंडरस्टैंड कर जाए। वार्मिंग का वर्ड वार्म से आया है, वार्म का मतलब होता है किसी चीज का गर्म हो जाना। ये एक वर्ब है वार्म, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एनीवे, ग्लोबल वार्मिंग का सादा लफ्जों में मेरा बेटा मतलब ये है कि आपकी जमीन के टेम्परेचर का बढ़ जाना। ग्लोबल वार्मिंग, आपका जो ग्लोब है, आपकी जो जमीन है वो गर्म हो रही है, उसके टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमने डेफिनेशन बना के लिखनी हो तो हम कहेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जिनकी हमने अभी बात की है, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इंपैक्ट हो रहा है बेटा, उनकी वजह से जमीन के टेम्परेचर के बढ़ने को हम कहते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग। तो अब आपने यहां से एक बात समझनी है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो गई हैं, उनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस फेनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये फेनोमेना कितना को बढ़ रहा है, क्या हर रोज ही 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है? नहीं, डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है।
अगर ऐसा होता तो जिंदगी पॉसिबल ही ना होती। बेटा ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ, हर एक गुजरते साल के साथ साथ, जैसे जैसे इन गैसेस की मिकदार बढ़ रही है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हमने एक रफ आइडिया लेना हो तो आप ऐसे समझिए कि पिछले 50 सालों में जमीन का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। अब सोचने को तो आपको तो ये लगेगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इतना ज्यादा नहीं है, बट इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड के इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, हमारी जमीन जो है उस के अंदर जो नेचर है, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं वो बड़े प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड है। जंगलात हैं, पहाड़ हैं, बर्फ के इलाके हैं, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स जिनको हम बोलते हैं, और सारी चीजों का कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है ना टेम्परेचर के साथ है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आइस कैप्स की बात करूं या ग्लेशियर्स की बात करूं, अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स की बात करने लगे हैं बेटा, तो सुनते जाइएगा जरा। हाँ भाई, अगर मैं आइस कैप्स या ग्लेशियर्स की बात करूं सबसे पहले, तो बेटा जब भी सर्दी आती है ना तो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के ऊपर बर्फबारी होती है। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सर्दियों में बर्फबारी होती है, फिर जब मौसम थोड़ा सा ठीक होता है, जब धूप वगैरह निकलती है नॉर्थ पोल पे, तो उस जो आइस कैप है, आइस कैप बेसिकली कहते हैं जमे हुए समंदर को, और जो ग्लेशियर है उन पे जो बर्फ होती है वो पिघलना शुरू होती है। अब ध्यान दीजिए, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना उतनी ही जल्दी से बर्फ पिघलेगी। तो साइंसदान जो सबसे पहली बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग होती गई और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता गया तो हमारे आइस कैप और ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे। ठीक है, तो ये हमें हमें नुकसान है बेसिकली। अब आप ये सोच रहे होंगे सर पिघलते हैं तो पिघलते रहे, हम तो इधर लाहौर कराची में रहते हैं, ग्लेशियर सियाचिन पे हैं, पिघलते हैं तो पिघलते रहे, हमें क्या है। भाई ग्लेशियर्स के पिघलने का जो रेट है उस पे आप ऐसे समझिए हमारे सारे के सारे इकोसिस्टम्स डिपेंड करते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं वो कैसे करते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या जी, जब आपके आइस कैप और ग्लेशियर्स पिघलेंगे इन लेस टाइम, तो जो सबसे पहला नुकसान होगा वो ये होगा कि आपके जो वाटर रिसोर्सेज है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, फ्रेश वाटर का मेन रिसोर्स आपके पास ये आइस कैप्स और ग्लेशियर्स ही है। अगर ये खत्म हो जाते हैं तो 50, 100, 200 साल के बाद आपकी जो अगली आने वाली नस्लें हैं उनके लिए फ्रेश वाटर का कोई सोर्स नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब आइस कैप और ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो समुद्र जो दरिया हैं उनमें पानी ज्यादा आएगा। अब बेसिकली जो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स का पानी होता है वो नदी नालों के थ्रू पहाड़ों से गिरता हुआ दरियाओं में ही आता है। तो फ्लड्स आएंगे जी, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के ज्यादा तेजी से पिघलने से बेटा फ्लड्स आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं ना, और सैलाब का फिर नुकसान होगा इंसान को जाहिर तौर पर। पीछे से जब पानी ज्यादा आएगा, दरिया में पानी ज्यादा आएगा, दरिया की कैपेसिटी होगी नहीं, दरिया से बाहर पानी जाएगा, सैलाब आ जाएगा। अच्छा, ये अब मैंने एक आपको एक जनरल परसेप्शन दी है कि दिस इज हाउ ग्लोबल वार्मिंग कैन अफेक्ट अस। इसके अलावा अगर ये आइस कैप और ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो दरियाओं में पानी ज्यादा, दरियाओं का पानी बेटा अल्टीमेटली समुद्रों में आता होता है, और अगर ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो हमारा जो सी लेवल है ये भी जो है ना वो बढ़ जाएगा, वो ऊपर को आ जाएगा। तो देयर विल बी राइज इन द सी लेवल। समंदर का पानी जमीन पे जिस लेवल पे है ना, जिस सतह पे है बेसिकली, उसको हम बेटा सी लेवल बोलते हैं। तो इसकी वजह से ग्लेशियर्स के जल्दी से पिघलने की वजह से आपका सी लेवल भी बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर बढ़ जाए हमें क्या है। देखिए, है बहुत बहुत बड़ा नुकसान है सी लेवल के बढ़ने से। अगर सी लेवल राइज करता है ना बेटा, तो दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो समंदर के किनारों पर आबाद है। जैसे हमारे मुल्क में कराची है। अब कराची तो ऑफकोर्स थोड़ा सा काफी ऊपर है ना, तो कराची को तो डायरेक्ट कोई खतरा नहीं है, बट बहुत सारे मुल्क या बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जो सी लेवल पे आबाद हैं और उनकी ऊंचाई सी लेवल से उतनी ज्यादा नहीं है। सो अगर ग्लेशियर तेजी से पिघलते जाते हैं और अगले 50-100 साल में यही चीजें चलती रहती हैं तो बहुत सारे शहर ऐसे होंगे जो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सी लेवल से ऊंचाई उतनी ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इज मालदीव्स। देखिए, मालदीव्स हमारे साउथ एशिया में ही एक छोटा सा कंट्री है जो कि एक जजीरा नुमा है, बेसिकली एक आइलैंड है। ठीक है जी। तो और इस आइलैंड की जो सी लेवल से ऊंचाई है वो मैक्सिमम 1 मीटर है, यानी इसकी जो मैक्सिमम आबादी आबाद है वो सी लेवल से सिर्फ 1 मीटर ऊंची है। तो अब आप खुद सोचिए कि 1 मीटर तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, और साइंसदानों की कैलकुलेशन है कि अगर
इसी हिसाब से सी लेवल बढ़ता रहा, जिस हिसाब से बढ़ रहा है, हर साल 0.9 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ रहा है, तकरीबन 1 सेंटीमीटर के करीब जो है ना समंदर का पानी ऊंचा हो जाता है पिछले साल से, बिकॉज ग्लेशियर्स पिघल के समंदर में आ रहे हैं। अगर अगले 100 सालों तक ऐसा होता रहे तो जो मालदीव है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा, पानी उसकी जो मेन लैंड है उससे ऊपर चला जाएगा और ये मालदीव के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज नॉट द ओनली केस, और भी बहुत सारी जगहों के साथ ऐसे मामला हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये कोशिश की कि पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिटेल से पढ़ें और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनको डिटेल से पढ़ें। आई होप यू पीपल गेट इट। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे तो मुझे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।